गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम चैप्टर 2 के बारे में बात करें। चैप्टर 2 में हमारा टॉपिक है क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। यानी कि आपको याद होगा तो हम बेस टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। बेस टॉपिक इसके पहले आपको पढ़ाया जा चुका था। बेस के बाद आज की क्लास में हमें बात करना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस के बारे में। यानी कि इस क्लास में हम ओवरऑल बातचीत ये करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी बेस की क्या होती है, यानी बेस को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ते हैं। यानी बेसिस के अंदर रिएक्शन की क्या टेंडेंसी होती है, यानी बेस किसी एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा, बेस किसी दूसरे कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, इन सभी विषयों पर आज आपकी हमारी बातचीत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर 6 में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। उम्मीदन अभी तक 5 लेक्चर कंप्लीट हो गया है और एसिड टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। बेस का कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, ये वाली भी बात हम लोग पढ़ चुके थे। तो एसिड टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। बेस के बारे में हमने कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन का जो पोर्शन था उसको हमने स्टडी कर लिया है। तो हम लोग आज की क्लास में उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ज़रा ध्यान से सुनिए। जैसा कि आपको ज्ञात है, याद होगा कि हमने एसिड के अंदर बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ा दिया था। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के अंतर्गत हमने आपको क्या पढ़ाया था, जरा गौर करिएगा। तो हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया था कि जो एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के बाद जिसमें कोई चेंज ना नजर आए, यानी एक्सपेरिमेंटेशन या फिर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ में बदलाव नहीं होता है तो वह क्या, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। और कहते हैं कि जिसमें चेंज हो जाए वह केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी किसी एक्सपेरिमेंट, किसी ऑब्जर्वेशन के दौरान अगर किसी में चेंज आता है तो वह उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, और जिसमें चेंज नहीं होता वह क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर चुके थे और हम आज बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में। तो ज़रा गौर करिएगा, इस क्लास में हमें यही पढ़ना है। ये टॉपिक, ये जो लेक्चर्स आपके स्क्रीन पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये सारे कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो हमें इस पर बातचीत करनी है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, ये हमारा टॉपिक है बेटा। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे पहले इस पर बात करें, जरा समझने का प्रयास करें। यानी कि हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया था रंग रूप वेशभूषा, यही बताया था ना। जब हम रंग रूप वेशभूषा की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो पढ़ते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। तो जरा फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो बात है उसे डिस्कस करते हैं। पहली बात सुनिएगा, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस के अंतर्गत डिस्कस करें तो क्या डिस्कस करेंगे, सुनिएगा। पहली बात ये होती है कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। यानी कि अगर हम बेस की बात करें बेटा तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। यानी कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, एक बात हमें समझ में आ गई। यानी कोई भी बेस अगर हमें दे दिया जाए तो वो स्वाद में कैसा होगा, कड़वा होगा, यानी बिटर होगा। यानी बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हम ये पढ़ते हैं कि बेसिस आर स्लिपरी इन नेचर। बेसिस आर स्लिपरी इन नेचर, यानी कोई भी बेस है तो वो नेचर में कैसा होगा, स्लिपरी होगा। यानी उसका नेचर स्लिपरी होगा, यानी सरकता है, फिसलता है, स्मूथनेस पाई जाती है। जैसे सोप क्या है, साबुन क्या है बेटा, एक बेस है ना, तो वो देखिए फिसलता है कि नहीं, स्लिपरी है कि नहीं, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, वह स्लिपरी इन नेचर बताया गया। बेस के बारे में आगे बताया गया कि स्ट्रॉन्ग बेसिस आर जनरली कोरोसिव इन नेचर। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर जनरली कोरोसिव इन नेचर, यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। यानी कि अगर वो कहीं पर गिर जाएं तो वह कोरोड कर देते हैं उतने प्लेस को। यानी कि कोरोड करने की टेंडेंसी भी स्ट्रॉन्ग बेस में पाई जाती है। यानी कि हमने ये भी पढ़ लिया कि स्ट्रॉन्ग बेसिस आर जनरली कोरोसिव इन नेचर। उसके बाद आप ये कहेंगे कि अगर हम इसके अंतर्गत और बातचीत करें तो जैसे एक बात ये भी आती है, दे कैन लूज OH- इन इट्स एक्वस मीडियम। यही हमने इसकी
केमिकल प्रॉपर्टी के दौरान जो बातचीत होगी वो यही होती है कि ये OH माइनस को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ये क्षमता बेस के अंतर्गत पाई जाती है। बेस के बारे में और भी डिस्कशन हम आपके साथ कर सकते हैं। जैसे आगे के डिस्कशन के लिए 1 मिनट आप देखिए। अगला डिस्कशन हमारा क्या है कि कोरोसिव नेचर के हैं, रिड्यूज कर सकते हैं, स्लिपरी इन टच होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि इनके अंदर OH माइनस आयन रिड्यूज करने की क्षमता पाई जाती है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि दे कैन रिड्यूज OH माइनस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन रिड्यूज करने की क्षमता किसी भी बेस में पाई जाती है। यानी बेसिस कैन रिड्यूज OH माइनस आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि आप एक बात ये भी लिख सकते हैं कि दे कैन रिड्यूज, यानी बेसिस कैन रिड्यूज OH माइनस आयन, OH माइनस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। यानी यह अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस को रिड्यूज कर सकते हैं। और एक बात इसमें और सबसे अच्छी बताई थी कि बेस के रिस्पेक्ट में बेटा आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था। यानी बेस के अंदर एक ये भी क्षमता है कि वह H प्लस को गेन भी कर सकते हैं, OH माइनस को रिड्यूज भी कर सकते हैं और H प्लस को गेन भी कर सकते हैं। तो ये बेस के एग्जाम्पल्स हो गए। जैसा कि इसके पहले हमने आपको बेस के अंतर्गत ये भी बताया था कि NH4OH हो गया, NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, NaSCO3, NH3, इस तरह के तमाम बेसिस के एग्जाम्पल भी हमने आपसे डिस्कस किए थे। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, यानी कि कुछ कॉमन बेस की बात करें जो आपको समझाए जा सकते हैं, यानी कि एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम बताएं तो आप जैसे आपने कहा कि OH माइनस के रिस्पेक्ट में, तो एग्जाम्पल में ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, KOH, है ना, NaOH, फिर NH4OH, ठीक है, BaOH का होल ट्वाइस। ये जितने भी आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी बेस ही कहे जाते हैं। और साथ में कुछ ऐसे भी बेस हमने पढ़े थे जैसे NaSCO3, NH3, ये सभी क्या हैं, ये सभी बेस के एग्जाम्पल हैं। यानी ये जो कंपाउंड्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं। यानी कि पहले पार्ट में ही आपने ऐसे देखा कि जो OH माइनस को रिड्यूज कर सकते हैं, तो बेटा ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो OH को रिड्यूज कर रहे हैं। ये कैसे हैं, जो दूसरे कॉन्सेप्ट पर अप्लीकेबल हैं। यानी कि आपको याद हो तो ये उस कॉन्सेप्ट पर अप्लीकेबल हैं जो हाइड्रोजन को गेन कर सकते हैं। हाइड्रोजन को जो गेन कर सकता है वो भी तो बेस है। आपने कहा कि H प्लस को लूज करने वाला आर्हेनियस एसिड होता है और वह ब्रोंस्टेड एसिड भी होता है, लेकिन अगर कोई OH माइनस को लूज करता है तो वह आर्हेनियस बेस होता है, लेकिन कोई अगर H प्लस को गेन करता है तो वह ब्रोंस्टेड बेस कहलाता है। ये बात हमने आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। यानी कि जब पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ एसिड बेस की बात की थी तो उसी दौरान ये भी बात हमने आपको पढ़ाई थी। यानी एसिड बेस की हिस्ट्री वाले टॉपिक में ये पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया गया था कि आर्हेनियस एसिड क्या होता है और ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये बात हमारी हो गई और मुझे लगता है कि ये बात आप समझ भी गए होंगे। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो हम इससे और आगे चलेंगे और आगे का डिस्कशन करेंगे कि अगली बात हमारी क्या होगी। तो ज़रा गौर से सुनिएगा, अगली बात में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। आगे इसके जस्ट जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमारी बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, यानी कि बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, बेसिस के अंदर रिएक्शंस कैसे होते हैं, मेनली हम यही देखना चाह रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, यानी किसी बेस की केमिकल प्रॉपर्टी अगर हमें पढ़नी है तो वो हम कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में बात करते समय सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर हम विचार करेंगे और देखेंगे कि इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है। यानी कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट में हम ये बात करते हैं कि अगर किसी मेटल का बेस से ट्रीटमेंट करा दे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यानी व्हेन एनी मेटल इज ट्रीटेड विथ बेस, यानी कि मेटल के साथ अगर हम कोई बेस लेते हैं तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कहते हैं सॉल्ट बनेगा। यानी जब किसी मेटल का ट्रीटमेंट बेस के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट के साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और अगर H2 बाहर निकल रहा है तो H2 बाहर निकलेगा तो इसका मतलब आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, केमिकल टेस्ट क्या होता है, पॉपअप साउंड
यानी कि पॉपअप साउंड से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कर सकते हैं। केमिकल टेस्ट हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये दोनों चीज़ आपको पहले ही पढ़ाई जा चुकी है, तो उसमें फिर से कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगती। आपको याद हो तो CO2 का टेस्ट हमने बताया था। CO2 के 3 टेस्ट बताए थे बेटा, एक बर्निंग टेस्ट, एक फिजिंग टेस्ट, है ना, और एक लाइम वाटर टेस्ट। तो इन तीनों टेस्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि अगर कहीं पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है तो हम उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन उसी दरमियान ये भी बताया गया था कि अगर हाइड्रोजन गैस कहीं रिलीज हो रही है हम उसका भी पता लगा सकते हैं। और वो कैसे लगाएंगे, तो कहा गया कि अगर कहीं पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो उसको चेक करने का तरीका भी हमारे पास मौजूद है। हम एक माचिस की तीली जलाकर जहाँ हाइड्रोजन रिलीज हो रही है उसके माउथ पर लगाते हैं टेस्ट ट्यूब के, तो वहाँ से पॉपअप साउंड जनरेट होती है। अगर ऐसा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, यानी कि H2 गैस का रिमूवल हो रहा है। अगर हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होगा तो पॉपअप साउंड जरूर जनरेट होगी। अब जरा इसी में एक बात करते हैं, जैसे हमने मेटल में जिंक ले लिया, अब इस मेटल का जिंक का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ ट्रीटमेंट कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। हम कहते हैं मेटल का अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो इस केस में प्रोडक्ट क्या आएगा, यानी प्रोडक्ट बनने का मतलब ये हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो जनरली हम जानते हैं बेटा कि यह Na+ और OH- में टूटता है ना। अब ज़रा ध्यान से समझना, आपको क्लियर हो जाएगा। हम कहते हैं इसकी मैकेनिज्म समझो, ये Na+ और ये OH- में टूटता है, कहें हाँ, कहें ये OH- है, ये जो O2- और H+ में भी टूट सकता है, कहें हाँ, कहें ये Na+ में है ही। अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ दे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, NaO- आ जाएगा और ये क्या बनेगा, H+ बनेगा। कहें बिल्कुल सही बात है। अगर हम जिंक को तोड़ते हैं तो जिंक हमारा Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, कहें हाँ बिल्कुल सही बात है। हमने कहा इस जिंक 2+ का अगर हम ट्रीटमेंट किसी के साथ कराएं, यानी कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट किसी के साथ कराएं तो क्या होगा, आपको अगर ऐसे डायरेक्ट ट्रीटमेंट कराना हो तो कैसे कराएंगे। हम कहते हैं कि NaO के साथ अगर हम ट्रीटमेंट कराएंगे, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो ज़रा ये देखो क्रिस क्रॉस मेथड आपने पढ़ा था, Zn और NaO। हमने कहा इसकी वैलेंसी 1 है, ये 2 है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये Zn ऐसे ही रहेगा और ये NaO का क्या हो जाएगा बेटा, होल ट्वाइस हो जाएगा, तो ये बनेगा Zn, फिर ये हो जाएगा Na2O2, ये बनेगा। और इसको हम कैसे सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं Na2ZnO2, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि Zn हम बीच में ले आएंगे तो Zn ऑक्सीजन के साथ स्टेबल हो जाता है, तो हमने बताया कि Na2ZnO2 बनेगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है और ये मेथड भी है, इससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने कहा ये H+ है, अगर हम इसको एक्सेस में ले लेते हैं तो इस केस में H+ इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो दोनों गेन करेंगे तो H2 का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, प्रोडक्ट में हमें मिला Na2ZnO2 और साथ में H2 मिल जाएगा। H2 मिलेगा तो इसे बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, होगा कि नहीं। और 2 हाइड्रोजन होगा तो अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो एक हाइड्रोजन एक को गेन करेगा तो H बनाएगा, दूसरा दूसरे को गेन करेगा तो H बनाएगा, दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, H2 हो जाएंगे। तो हमने ये कहा कि Na2ZnO2 है तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे सोडियम जिंकेट कहते हैं, क्या कहेंगे, और ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गई। यानी कि अगर आप ये रिएक्शन प्रैक्टिकली भी कराते हैं लैब में तो भी आसानी से ये पॉसिबल है। क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की छोटी छोटी टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, वाइट कलर की छोटी छोटी पेलेट्स बोलते हैं, उसको आप निकाल लीजिए, 2-3 निकाल लीजिए, 4 निकाल लीजिए, उसको आप एक बॉइलिंग ट्यूब में डाल लीजिए, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब में डालिए और उसमें आधी का आधा, यानी कि जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके आधे के आधे आप पानी भर लीजिए, तो थोड़ा ये कंसनट्रेटेड रहेगा, आधे से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे और उसमें आप क्या करिए, जिंक मेटल, जिंक 2 प्रकार से लैब में पाया जाता है, एक बेटा जिंक डस्ट होता है और एक जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं। डस्ट क्या होता है, बहुत सॉफ्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, डस्ट का रिएक्शन करके ग्रेन्यूल बनाते हैं। जब जिंक डस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल है।
आप क्या करो, उस जिंक डस्ट का या ग्रेन्यूल का ट्रीटमेंट इसके साथ करा दो। किसके साथ? ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आपने लिया उसमें जिंक का एक टुकड़ा डाल दो। जब जिंक का टुकड़ा डालोगे तो रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के दौरान H2 गैस बाहर निकलती दिखाई देगी। H2 गैस का मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती दिखाई देगी। जब हाइड्रोजन बाहर निकले तो आप माचिस की तीली जला के उसके मुंह पर ले जाओगे। पॉपअप साउंड अगर जनरेट होती है तो इसका मतलब सही है, अगर नहीं जनरेट होती है तो इसका मतलब गलत है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम आसानी से कर सकते हैं। किसके द्वारा? हम जिंक ग्रेन्यूल्स का सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट करा करके हम इसका आसानी से ट्रीटमेंट समझ सकते हैं और बात भी क्लियर कर सकते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा, जो बात हम आपको समझा रहे हैं इसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना सा ही था। हमने कहा एक मेटल लिया जिंक, उसके साथ किसी बेस का ट्रीटमेंट कराया। बेस में हमने NaOH ले लिया बेटा। NaOH को फिर से समझना मैकेनिज्म क्या हुई, हमने Na+ और OH- में तोड़ दिया। अब Na+ हो गया, ये OH- O2- और H+ में टूट गया। O2- को Na+ के साथ जोड़ दिया तो NaO- हो गया। क्या हो गया? क्योंकि इसका एक प्लस इसके एक माइनस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो बनेगा क्या? NaO-, और ये हमारा H+ है ही। अब हमने कहा जिंक जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो ये क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब जिंक Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन में टूट गया। तो जो Zn2+ है और इसका NaO- का, इसके कैटायन और इसके एनायन का हमने क्या किया? क्रिस क्रॉस करा दिया। तो इसकी वैलेंसी 2 होती है जिंक की, और इसकी खोपड़ी पे 2 चार्ज है तो 2 ही लिखेंगे। NaO की खोपड़ी पर 1 है यानी कि -1 है तो 1 लिख दिया। इनको जब हम क्रिस क्रॉस कराया तो ZnNaO का होल ट्वाइस बन गया। जिंक के साइड में 1 लग गया, इसके साइड में 2 लग गया। तो हमने कहा कि इसको हम ZnNa2O2 लिख सकते हैं। इसको हमने इसके प्लेस को चेंज किया, Na2ZnO2 कर दिया। तो यानी कि प्रोडक्ट में बेटा Na2ZnO2 बन गया और इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट कहते हैं। क्या कहेंगे? सोडियम जिंकेट कहेंगे। और ये हाइड्रोजन गैस बन गई। हाइड्रोजन कैसे बना? हमने कहा कि हम बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन का केस लिए। अगर हमारे पास 2H+ है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, दोनों इलेक्ट्रॉन इस दोनों H+ के साथ जाकर जुड़ेगा तो एक H+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो H बनाएगा, दूसरा H+ को भी गेन किया तो H बनाया। दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? H2। और H2 क्या है बेटा? हाइड्रोजन गैस ही तो है। यानी कि यहाँ से हमने ये कहा कि हाइड्रोजन गैस का रिमूवल हो रहा है। तो ओवरऑल जो बात हमारे समझ में आई कि हाइड्रोजन गैस का रिमूवल हुआ और इस प्रकार से हम मेटल का किसी बेस के साथ ट्रीटमेंट करके देख पाए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाने की इसकी जोरदार संभावना है। क्यों? क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विथ कॉस्टिक सोडा, है ना। NaOH को हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या कॉस्टिक सोडा कहते हैं। तो बड़ा प्यारा सा सवाल आता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विथ कॉस्टिक सोडा। क्या होगा जब जिंक का ट्रीटमेंट कॉस्टिक सोडा से कर दिया जाए? यानी कि जब जिंक को हम कॉस्टिक सोडा से ट्रीट करेंगे तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप लिखेंगे सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। आपको ये मैकेनिज्म नहीं लिख करके दिखानी है, ठीक है। ये ऐसे तोड़ करके आपको समझाना नहीं होता पेपर में, आपको सीधा सीधा ये प्रोडक्ट यानी ये केमिकल इक्वेशन लिख करके ख़त्म कर देना है। तो सर फिर आप इतना बड़ा क्यों समझाएं? बड़ा इसलिए समझाएं कि मान लीजिए एग्ज़ाम के दौरान भूल जाए कि ये आएगा क्या, यानी कि मेजर प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम जिंकेट, अगर बेटा एग्ज़ाम के दौरान भूल जाए तो तुम क्या करोगे? तो उस दौरान परेशान होने की बात नहीं है, फिर सीधा सीधा फंडा लगाएंगे, इसको ब्रेक करेंगे और इस तरह से आप बना सकते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए कि आएगा, इसकी संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि जब हम किसी मेटल का बेस के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अगर हम कहते हैं किसी बेस का किसी मेटल के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी में चलते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस हम पढ़ रहे हैं और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस में हम दूसरी बात पढ़ेंगे कि रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। यानी कि ये देखो रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात यह है कि पहले तो हमें यह जानना होगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती कैसी हैं। एक बात पहले शॉर्ट में समझिए, अगर कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता है तो बेटा उस केस में वह मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड होती है यह बेसिक नेचर की होती है। कैसी होती है?
बेसिक नेचर की होती है। और अगर वही जगह पर कोई अगर कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है तो वह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और बच्चा जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वह एसिडिक ऑक्साइड होती है। ठीक है, ये कैसी होगी? एसिडिक ऑक्साइड होगी या एसिडिक नेचर की होगी। कहे सर इसका कोई प्रूफ है क्या? जैसे ये कार्बन है, इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा? CO2। हमने कहा ये CO2 एसिडिक ऑक्साइड है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं। सर आपको कैसे पता कि CO2 एसिडिक है? कहते हैं कि जब ना भरोसा हो तो उस ऑक्साइड में पानी मिला लो। अगर इसमें H2O मिला दोगे तो ये क्या बनेगा? H2CO3 बन जाएगा। क्या बनेगा? H2CO3। और H2CO3 को आजकल मार्केट में कार्बोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। तो ये नॉन मेटेलिक रहा होगा तभी तो ये जा करके वाटर मिलाने पर एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड में जब हम वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है? एसिड बनता है। इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो गए? एसिडिक ऑक्साइड हो गए। सेम टू सेम इसकी कहानी थी। एक दिन हमने Na+O2 लिया, हमने कहा कि Na2O बनेगा। Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड। इसने मानने के लिए तैयार ही नहीं। हमने कहा Na2O में पानी मिला दो। जब H2O मिला देंगे तो ऐसी केस में ये क्या बन जाएगा? NaOH बनेगा। NaOH क्या है? एक बेस है, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है तो यह एक बेस है। तो इसका मतलब ये ऑक्साइड कैसी रही होगी? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड में पानी मिलाया तभी तो बेस बना। इसका मतलब हमें तो पहले चीज़ ये समझना है कि अगर हम मेटल ऑक्साइड की बात करें तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वेयर एज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। यानी कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है वह एसिडिक नेचर की होती है और जो मेटल ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है? बेसिक नेचर की होती है। यह एक बेसिक सी बातचीत थी। अब हम इसके आगे चलेंगे, दोबारा से दूसरे नंबर की बात करेंगे। तो दूसरे नंबर में हम ये पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर कोई बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड ऐसे भी लिखा जा सकता था कि किसी बेस का किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीटमेंट किया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमने ये कहा कि हम एक नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम किसी बेस के साथ कराएंगे। ठीक है, और देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड में हमने कहा CO2 ले ले। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रीटमेंट अगर हम बेस के साथ कराते हैं और बेस में हम क्या ले लें? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर CaOH का होल ट्वाइस यह एक बेस है और इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताते हैं तो इसका ट्रीटमेंट अगर CO2 से कराएंगे तो बेटा इस केस में ये क्या बनाएगा? CaCO3 बन जाएगा और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि CaCO3 क्या है? सॉल्ट है। और ये क्या बनाया? H2O। तो सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा अगर हम इस प्रकार से इसकी बातचीत करते हैं। तो हमारे पास समझ में आ गया कि यानी कि यार कुछ कहानी ऐसी है। अगर हम इसके क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें तो ज़रा गौर करिएगा, आपको समझाऊंगा खट्ट से। ये Ca2+ है, ये 2 टाइम्स OH- है ना। यानी कि यहाँ से ये पता चला कि 2 OH है। यहाँ पर कितने OH हैं? 2 OH- है। हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास CO2 है। अब हम कहते हैं इसमें से जो एक OH है इसको हमने क्या किया? ब्रेक किया, तो ये O2- हो गया और ये H+ हो गया। ध्यान से समझिएगा, नीचे दिख रहा है कि नहीं पता? देखो दिख रहा है, हाँ गुड। एक O2- हो गया बेटा और दूसरा क्या हो गया? H+। अब ये जो O2- है, O2- इसको CO2 के साथ मिला दिए तो यहाँ से क्या बन गया? CO3 बन गया। क्या बना? CO3 इसे क्या कहते हैं? कार्बोनेट आयन। और यहाँ पर क्या है? Ca2+ कैल्शियम आयन है। यहाँ पर क्या है? H+। ये OH- है बच्चा और ये H+, ये दोनों मिल करके कहे हम H2O बना लें, हम कहे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये Ca2+ और CO3- ये दोनों मिल करके कहें कि हम CaCO3 बनाएंगे। हमने कहा तुम भी बना लो। तो हम देख पा रहे हैं कि एक कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और एक वाटर बन गया। फिर से सुनना, हमने ये कहा कि ये H+ इस OH- के साथ मिल करके H2O बनाएगा।
क्योंकि एक OH माइनस आपका ब्रेक हो गया। तो ये पूरी प्रोसेस है। एक बार दोबारा से हम आपको इसको समझा देते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यानी कि जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है। अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो, क्योंकि थोड़ा सा मिक्स हो गया ना ये बनाते समय, हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो, तो दोबारा देखो बेटा, क्योंकि ये पोर्शन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिएक्शंस क्लियर हो रहे हैं तो फिर बेटर है। ये CO2 है ना, इसको हमने कहा ये Ca2+ बनाया, ठीक है, और ये 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस होगा, ठीक है, ये बना। अब हम कहते हैं इसको ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ से OH माइनस हो गया और ये OH माइनस हो गया कि नहीं, इसको फिर तोड़ दिया, तो ये O2 माइनस हो गया और ये H+ हो गया, और ये हमारा OH माइनस वैसे था वैसे ही रहने दो। अब हमने कहा कि ये जो H+ है, इसको और इस OH माइनस से हमने क्या बना दिया, H2O बना दिया। कहे हाँ यार बात तो सही है। हमने कहा ये जो CO2 है, इसको इस O2 माइनस के साथ मिलाया तो ये क्या हो गया, ये CO3 2- हो गया। कहे हाँ ये भी बात सही है। हमने कहा इस Ca2+ और CO3 माइनस को आपस में मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये CaCO3 बन जाएगा। और हमें क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था। ये देखिए प्रोडक्ट में CaCO3 और H2O, यानी H2O यहाँ से और CaCO3 यहाँ से, तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि जब किसी नॉन मेटल ऑक्साइड को किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो उस दौरान सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी थी जो हमने आपके सामने मैकेनिज्म के साथ बता दी। और आपको बताएं नॉन मेटल्स की केस में ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, यानी नॉन मेटल की केस में जो रिएक्शंस हैं वो लिमिटेड हैं। ज़्यादा रिएक्शन किस केस में है, ज़्यादा रिएक्शंस आपके मेटल के केस में थे, वो आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। जनरली ये तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। बेस में हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, यानी अगर किसी बेस का किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, ठीक है। अगर हम किसी बेस का किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऐसी दशा में प्रोडक्ट क्या पाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। इसको समझाने के लिए एकदम बिल्कुल आसान सा फंडा हम यूज करते हैं। हमने कहा कोई भी बेस आप ले लो, उसके साथ कोई भी एसिड आप ट्रीट कराओ, तो कहते हैं प्रोडक्ट में बनेगा सॉल्ट और प्लस में बनेगा वाटर। और आपको याद हो तो यह रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि एसिड बेस या बेस और एसिड दोनों में से किसी का रिएक्शन कराइए। जब एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे या बेस को एसिड के साथ मिलाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। एक सॉल्ट आएगा, दूसरा क्या आएगा बेटा, वाटर आएगा। अब जैसे देखो एकदम आसान से झंडू झंडू टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे बच्चा लाल जब कंपाउंड का नाम आता हो, कंपाउंड को आयंस में तोड़ना आता हो। अगर चैप्टर 1 यानी ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, अगर उसको बढ़िया तरीके से पढ़े होगे, जितना हमने आपको पढ़ाया है 9-10 लेक्चर में, अगर उसको जानदार तरीके से आपने पढ़ाई की होगी तो ये आपको बेहतर समझ में आएगा। और अगर अभी तक केमिकल रिएक्शन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो भी वक्त है, आप लौट जाइए केमिकल रिएक्शन चैप्टर पर, उसे पढ़ करके आइए, फिर एसिड बेस सॉल्ट पढ़ें, जानदार समझ में आएगा। वैसे भी जो बात हम आपको समझा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि हमारे पास इस एसिड बेस सॉल्ट के बाद मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाने का काम शुरू होगा। यानी ये चैप्टर ख़त्म होते ही हम मेटल एंड नॉन मेटल पर बात करना शुरू करेंगे। तो गौर करें, ध्यान से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, चीज़ों को समझते रहें। आइए इसको तोड़ कर देखते हैं। हमने ये कहा कि इसको तोड़ा जब तो ये Na+ और OH- में टूटता है। हमने कहा HCl को तोड़ेंगे तो ये H+Cl- में टूटता है। हमने कहा ये OH- इस H+ से मिलकर के H2O बनाएगा, ये Na+ इस Cl- से जुड़ जाएगा तो ये NaCl बनाएगा। तो हम क्या कुछ और लिख रहे हैं क्या, प्रोडक्ट में भी तो हम NaCl + H2O ही लिखते हैं। तो ये पूरी कहानी है जो हम समझ पाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको याद हो तो जैसे किसी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कहते हैं एसिडिटी बन रही है, किसी ने कहा हमारे अंदर HCl का सेक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। वैसे एसिडिटी कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में बनती है, किसी ने मान लो कह दिया तो मान लो हो गया, हमने ये रिएक्शन। हमने कहा कि जब इसको तोड़ देंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ही बनेगा, कहें हाँ बिल्कुल बनेगा। अब हमने कहा
कि जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये 2 मोल लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे अभी वो समझ में आ जाएगा। हमने कहा ये 2H प्लस इस 2OH के साथ क्या बना लेगा, 2H2O, और ये MgCl के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, MgCl2 बना लेगा क्रिस क्रॉस से, और 2 मोल H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओवरऑल हम देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी रिएक्शन को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीदन ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अगर यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई हो तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि अभी तक जो बातचीत हमारी हो रही थी बेटा आपके साथ वो थी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर अभी तक जो भी बात आपसे डिस्कस हुई वो थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस का डिस्कशन हमारे आपके बीच हो चुका है। आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होगी। हम लोग कल मिलेंगे सॉल्ट्स के साथ, यानी सॉल्ट उसका क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।